चलिए बेटा हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे हम। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किसको कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है हमारी वो ऐसे मॉलिक्यूल में पाई जाएगी जिसमें मान लो हमारे पास में ये दो, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है कोई और उसमें दो एटम है, उसके बीच में क्या है? ये पाई बॉन्ड है। क्या है? ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इस पाई बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इस तरह का एक मॉलिक्यूल बन गया बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले देखो दो एटम के बीच में मान लो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है। क्या ये सिग्मा बॉन्ड है? और मैं इस बी एटम को ए एटम के एलोंग रोटेट करने की कोशिश करूं। क्या करूं? रोटेट करने की कोशिश करूं तो इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इसमें फ्री रोटेशन क्या है आपका? पॉसिबल है। फ्री रोटेशन क्या है इसमें? पॉसिबल है आपका, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड। अब मैं ए को बी के एलोंग घुमाने की कोशिश करूं या फिर बी को ए के एलोंग घुमाने की कोशिश करूं तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? फ्री रोटेट हो जाएंगे बेटा, ठीक है, एक दूसरे के एलोंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पहले वाले मॉलिक्यूल की बात करूं बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो देखो क्या होगा यहाँ पर। क्या होगा? बी को अगर मैं घुमाऊंगा तो रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड आ गया है। क्या हो गया? पाई बॉन्ड की वजह से बी ए के एलोंग रोटेट नहीं होगा और ए बी के एलोंग रोटेट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे मॉलिक्यूल में पाई जाएगी जिसमें फ्री रोटेशन में क्या हो? रेस्ट्रिक्शन हो। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन किसकी वजह से हो रहा है बेटा? पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बोलो? पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ए और बी जो एटम है दो, इनको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड एटम। क्या बोलते हैं इनको? बोलो, रेस्ट्रिक्टेड एटम इनको बोला जाता है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड एटम बोलते हैं, ठीक। और ये भी हमारा क्या है? ए और बी दोनों के दोनों रेस्ट्रिक्टेड हैं, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम के बीच में क्या हो? पाई बॉन्ड हो, वो सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे? ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? कंडीशन। तो देखिए मैंने क्या करा है, दो एटम है मेरे पास ए और बी, उसके बीच में पाई बॉन्ड है और जो रेस्ट्रिक्टेड एटम है उस पर मैंने दो दो ग्रुप लगा दिया, एक ए लगाया है एक बी लगाया। ऐसे यहाँ पर ए लगाया बी लगाया, ठीक है ना। तो देखिए मैं कंडीशन बताता हूँ आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है ना। तो कंडीशन जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा समझ में आने लगेगी। पहली कंडीशन तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेटा कि रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टेड, इसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे बेटा रेस्ट्रिक्शन इन फ्री रोटेशन, ठीक है ना। जो फ्री रोटेशन है उसमें क्या होना चाहिए बेटा? रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है ना। दो ऐसे एटम हो जो कभी भी फ्री रोटेट ना हो जाए, ठीक है ना, तो उसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो पहली कंडीशन होगी रेस्ट्रिक्शन इन फ्री रोटेशन। क्लियर है? चलो अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है। ये ए और बी क्या है हमारे पास में? रेस्ट्रिक्टेड एटम है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो रेस्ट्रिक्टेड एटम है, जो रेस्ट्रिक्टेड एटम है, रेस्ट्रिक्टेड एटम should have two different एटम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये ए और बी, तो ये दोनों कंडीशन है बेटा, ठीक है ना। अगर ये दोनों कंडीशन किसी मॉलिक्यूल में पाई जाएंगी तो एक बंद कर दो, बहुत तेज चल रही है। तो रेस्ट्रिक्टेड एटम शुड हैव टू डिफरेंट एटम, ठीक है। तो चलो देखो एग्जांपल लेते हैं हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से?
रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड की वजह से। तो दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड देखो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऐसे दो एटम जिनके बीच में पाई बॉन्ड हो। किस किस के बीच में पाई बॉन्ड हो सकता है, देखो दो एटम ले लो कार्बन बेटा, और कार्बन के साथ में अलग अलग यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप लगा दो। एक ए मान लो, एक बी मान लो, यहाँ पर ए मान लो, ए बी मान लो। ये दोनों अलग होने चाहिए। जो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए जो एटम है ना दो, वो दोनों कार्बन हो सकते हैं, तो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ए बी, ठीक है ना। तो यानी कि अगर डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। तो एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है एल्कीन में, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरा देखो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है। कार्बन यहाँ पर दो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा तो नाइट्रोजन के साथ में OH ग्रुप लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक लोन पेयर होगा, देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ए भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है ना। अगर ये जो ग्रुप मैंने लगाया है यहाँ पर, ये वाला देखो, ये जो ग्रुप है बेटा, ये इसको बोला करते हैं हम बेटा ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइम बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेकंड पाई जाएगी आपकी किस में, ऑक्साइम में पाई जाएगी, ठीक है। अब ए और बी की जगह आप कोई भी एटम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान कर लोगे, ठीक है। तो ये ऑक्साइम होगा, तो एक एल्कीन में हो गई, एक ऑक्साइम में होगी। आगे देखो बेटा, ये होगा आपका सेकंड एग्जाम्पल। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो ये पाया जाता है बेटा नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन के एटम लो, उसके बीच में क्या लगा लो, डबल बॉन्ड लगा लो। और यहाँ पर लगा लेंगे हम क्या बेटा, यहाँ लग जाएगी आपकी बेंजीन। क्या लग जाएगी बोलो, बेंजीन का मतलब फिनाइल लग जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम बेटा, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम एजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, एजो कंपाउंड बोला जाता है इनको, एजो कंपाउंड। देखिए, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एजो कंपाउंड बोलते हैं। तो आप देख रहे हो ऑक्साइम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, देखो पाई बॉन्ड है, और साथ में जो रेस्ट्रिक्टेड एटम है ये दोनों के दोनों, इसके पास में दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर भी देखो OH एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर ये लोन पेयर अलग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो ये दोनों ग्रुप क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं आपके, ठीक है ना। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। अब ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड। दो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और नाइट्रोजन के साथ में दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हो। क्या लगे हुए हैं बोलो, फिनाइल ग्रुप आपके लगे हुए हों। तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप बोलोगे कि एजो कंपाउंड। अब नाइट्रोजन के पास में देखो लोन पेयर भी होता है। क्या होता है बोलो, एक एक लोन पेयर भी आपको मिलेगा। तो देखो कंडीशन पूरी होगी, एक लोन पेयर है, एक फिनाइल है, तो दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो इसमें भी GI है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पढ़ेंगे हम, इन्हीं तीन कंपाउंड में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब देखिए, आइए देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। सबसे पहले एल्कीन में पढ़ते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। बड़े ध्यान से देखेंगे। आइए, तो देखिए, दो कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा बेटा। और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके पास में ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये ऐसे देखेंगे, और यहाँ पर H, ये अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग होने चाहिए ये। तो क्या इसमें GI है, बिल्कुल। दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्डेड एटम के पास में दो अलग अलग ग्रुप या एटम लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम, बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। दूसरा देखिए, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, और यहाँ पर लगा दिया हमने H, और यहाँ पर लगा दिया हमने H, और यहाँ पर लगा दिया हमने बेटा CH3। ऐसे भी कर सकते हो। क्या इसमें GI है, हाँ जी, इसमें भी GI है, बिल्कुल। यहाँ भी आपकी GI है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और यहाँ भी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इस एल्कीन में भी। क्यों, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्डेड एटम पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, दो अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है ना। दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर किसी भी एक साइड के ग्रुप आपको एक जैसे मिलते हैं, किसी भी एक साइड के ग्रुप एक जैसे मिल जाते हैं, तो ऐसी एल्कीन को आप बोलोगे सिस एल्कीन। क्या बोलोगे बोलो,
उसको बोलोगे आप सिस एल्कीन बोलोगे बेटा। क्या बोलोगे, बोलो सिस एल्कीन बोलोगे। क्लियर है। और अगर दोनों साइड के ग्रुप बिल्कुल अपोजिट हैं तो उसको बोला करते हैं बेटा ट्रांस एल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांस एल्कीन। ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो इसको हम सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं एल्कीन में, ठीक है ना। पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिस और ट्रांस बनेगी ही। जो मेन कंडीशन है आपकी वही है कि दो एटम के बीच में क्या हो आपका, बोलो। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ये देखिए यहां पर मैंने यहाँ पे लिया Cl, यहाँ पे लिया H, और यहाँ पे लिया मैंने F, और यहाँ पे लिया मैंने D। बोलो क्या ये मॉलिक्यूल आपका जीआई शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। इसमें भी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। देखो ये दो ऐसे चेक करेंगे, ऐसे ये वाले, ये भी देखो दोनों अलग अलग हैं, डी है, ड्यूटेरियम लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिसो ट्रांस नहीं है, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। क्लियर है। चलो देखो, अब देखिए आगे। आगे आप देखेंगे यहाँ पर बेटा इसमें कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया, ये आ गया NH2, ये आ गया यहाँ पर COOH, ये आ गया आपका CN, और ये हो गया आपका CH3। क्या इसमें जीआई है? बताइए। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, दो कार्बन के बीच में मैंने लिखा यहाँ पर CH3, और यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा मैंने H, और यहाँ लिखा मैंने Cl। और यहाँ भी एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखो इधर लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा मैंने, ये कार्बन है, यहाँ लिखा Cl, यहाँ पर CH3, और यहाँ लिखा मैंने Cl, ठीक है। और एक एग्जांपल और लिखता हूँ यहाँ पर, ये मैंने Cl ऊपर लिखा है, CH3 को यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है CH3, और ये है मेरे पास में यहाँ पर Cl, ठीक है। ये देखिए, अब मुझे बताइए ध्यान से, इसमें किस किस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, चेक करके बताइए, ठीक है। बोलो, देखो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें भी है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना, या नहीं है? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए बेटा, एक जैसे हो गए हैं। क्लियर है। इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें देखो एक साइड के दोनों ग्रुप क्या हैं आपके, एक जैसे हैं, तो इसको बोलते हैं हम सिस एल्कीन। इसमें दोनों क्या है, देखो आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों ग्रुप आपके किसी भी साइड के एक जैसे नहीं है। तो अगर सिस बनती है तो ट्रांस भी आपकी बनती है, ठीक है। ट्रांस की पहचान ये होती है कि ऐसे देखने पर, ऐसे देखने पर ये ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे जो ग्रुप मिलेगा आपको वो सेम मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखो, तो इस प्रकार से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड कर लोगे किस में, बोलो एल्कीन के अंदर, ठीक है। चलो, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, देखो कि मान लो हमारे पास में ये है, एक CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, और CH3 है, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो जीआई को शो करेंगे। तो देखो ये वाला जो टर्मिनल वाला डबल बॉन्ड है, ये कभी भी जीआई को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो टर्मिनल पर आपको दिखाई देंगे दोनों हाइड्रोजन एक जैसे दिखाई देंगे यहाँ पर, ये वाले, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये वाला कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन अगले वाले जो हैं आपके जीआई जरूर शो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों तरफ एच आ जाएंगे, ये वाला ग्रुप अलग होगा और ये वाला अलग होगा, ये वाला भी डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा। तो दो डबल बॉन्ड जो हैं आपके इसमें, आप स्ट्रक्चर बना कर देख लीजिए, दो डबल बॉन्ड जो हैं आपके इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे बेटा। क्लियर है। चलो अब देखिए आगे, सेकंड एग्जांपल देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, बोलो किसके अंदर, ऑक्साइम के अंदर। ऑक्साइम जो होते हैं उसमें कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी पाई जाती है बेटा। क्लियर है। आओ देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात अगर हम करें ऑक्साइम में, तो ऑक्साइम किसे कहते हैं? ऑक्साइम क्या होता है, देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और नाइट्रोजन के साथ में बेटा OH लग जाए,
तो इस वाले पूरे जो फंक्शनल ग्रुप बन के आया ना, इसको बोला जाता है ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसको? इसको ऑक्साइम कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं कार्बन के साथ में यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा सकता हूँ, अपनी तरफ से लगा हुआ है मिलेगा। मान लो मैंने ये लगा दिया बेटा H। ठीक है, अब ये बताओ ये जो ऑक्साइम है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दिखाई दे रही है? चेक करिए। तो देखो पहली कंडीशन क्या बताई थी कि दो एटम के बीच में क्या हो बेटा? पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड होने से क्या होगा? एटम रोटेट नहीं कर पाएगा, फ्री रोटेशन उसमें नहीं हो पाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा बेटा पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है, उसके बाद में बताया था कि जो भी रेस्ट्रिक्टेड एटम होते हैं वो प्लेनर भी होते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन होता है उन पर। तो उनके पास में दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। क्या होने चाहिए उनके पास में? डिफरेंट ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन के साथ में देखो, एक पे CH3 है, एक पे H है, तो यहाँ तो कंडीशन पूरी है। नाइट्रोजन पे आते हैं, तो नाइट्रोजन पे एक OH लगा हुआ है, लेकिन दूसरा एटम क्या है बेटा? ग्रुप क्या है? इस पे एक लोन पेयर होता है बेटा। क्या होता है? तो लोन पेयर। तो लोन पेयर भी अपने आप में क्या है? एक ग्रुप की तरह काम करेगा, तो ये भी अलग हो गया बेटा। इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ध्यान रखना, ऑक्साइम में अगर OH और H एक ही डायरेक्शन में होता है, ऑक्साइम में आपका सिसो ट्रांस नहीं होता। सिसो ट्रांस किस में होता है? केवल एल्कीन में होता है। ठीक है ना, ऑक्साइम में क्या होता है? अगर H नाइट्रोजन का OH और कार्बन का H एक ही डायरेक्शन में होता है तो इसे बोलते हैं सिन फॉर्म। क्या बोलते हैं? बोलो इसको। इसको बोला जाता है सिन फॉर्म। और अगर किसी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन की बात अगर हम करें, और ये कार्बन और नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन और वो है बेटा OH, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। आपकी बार OH को मैंने ऊपर लगा दिया है और लोन पेयर कहाँ है? आपकी बार आपका नीचे है बेटा। तो अगर H, कार्बन का H और नाइट्रोजन का OH अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको बोला जाता है एंटी फॉर्म। क्या बोला जाता है? बोलो। इसको एंटी फॉर्म बोला जाता है। तो ऑक्साइम में जब भी GI की बात करेंगे तो उसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा होंगी, एक होगा आपका सिन और दूसरा होगा बेटा उसमें एंटी। क्लियर है? चलिए, तो ऑक्साइम में भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लोगे, लेकिन ध्यान रखना एक बात, सभी ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। मान लो कल को ऐसा ऑक्साइम आ गया बेटा, ये भी ऑक्साइम है, ठीक है ना, ये आ गया, लो मान लो इस तरह का आ गया, देखिए यहाँ पर इस तरह का आपको मिल गया है कोई, यहाँ पर लग गया CH3 और यहाँ मिल गया बेटा CH3। ठीक है, तो देखो ये जो कंपाउंड मैंने बनाया इसका नाम क्या है? ऑक्साइम है। ये ऑक्साइम है। क्या ये ऑक्साइम आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो नाइट्रोजन पे तो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन कार्बन के साथ में दोनों के दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं ये सेम है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हम नहीं करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि सभी ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या सभी एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, वो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बेटा, अगला लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है तीसरे नंबर का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। किसमें? एजो कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होते हैं? एजो कंपाउंड वो होते हैं अगर दो नाइट्रोजन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगाते हो और नाइट्रोजन के साथ में क्या लगाते हो? एक फिनाइल लगाते हो, फिनाइल ग्रुप। क्या लगाते हो? बोलो। ये फिनाइल लगाओ बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में भी क्या होता है बेटा? एक एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? बोलो। एक एक लोन पेयर होता है। तो देखो कंडीशन देखो, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड है दो के बीच में, और दोनों नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? sp2 हाइब्रिडेशन है। देखो, ठीक है ना, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो प्लेनर में होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो sp2 कार्बन है इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन जो है इसको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड, इनको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड एटम बोलते हैं। ठीक है ना, दोनों दोनों नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टेड एटम बोलेंगे। ध्यान रखो, रेस्ट्रिक्टेड एटम के पास में दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। देखो यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसका मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा है। क्लियर है? तो इसका नोमेनक्लेचर कैसा होगा बेटा? इसका नोमेनक्लेचर करा करते हैं, अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड में है, अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड में है तो इसको बोलेंगे हम सिनफॉर्म। क्या बोलेंगे? बोलो। सिनफॉर्म बोलेंगे। और अगर कभी इस तरह से आ जाता है कि
मान लो इधर मैंने लगा दिया C6H5 और यहाँ पर मेरे पास में क्या है C6H5 है, और लोन पेयर मेरा एक यहाँ पर है और एक लोन पेयर मेरा क्या है यहाँ पर है। और अगर दोनों लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो इसको बोलेंगे हम एंटीफॉर्म। क्या बोलेंगे? एंटीफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत आसान है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा है किसकी वजह से? ड्यू टू पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की वजह से फ्री रोटेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ठीक है ना? तो शॉर्ट में ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ी है बेटा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है कार्बन कार्बन के बिटवीन। ठीक है ना? ये वाली इसमें पढ़ी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बेटा। ठीक है ना? यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल में जीआई पढ़ी है। और बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हमने जो है जीआई पढ़ी है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पाई जाती है बेटा? तो वो पाई जाएगी आपकी साइक्लिक कंपाउंड में। किसमें पाई जाएगी? साइक्लिक कंपाउंड में। उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी, किस तरह हम उसको पहचानेंगे। ठीक है ना? और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? और इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।